Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। आप लोग का हमारे रिद्धि एकेडमी के चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BCOC 132 के बारे में, जो है व्यावसायिक संगठन और प्रबंधन के बारे में। आज हम लोग टोटल 60 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। ये 60 प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है। आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है और आगे आप लोगों को और कौन सा वीडियो चाहिए। तो सारे प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइएगा। और हो सके तो हमारे वीडियो को अपने ग्रुप, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आपका समय ज़्यादा ना नष्ट करते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकीय नवाचार का अर्थ है नई प्रौद्योगिकी, नए उत्पादों एवं सेवाओं का सृजन, जिससे नए व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होते हैं। उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। आंसर में लिखेंगे, प्रौद्योगिकीय नवाचार का अर्थ नई तकनीक, नए उत्पाद, नई सेवाओं और अथवा नई उत्पादन प्रक्रियाओं का विकास एवं उनका व्यावसायिक उपयोग है। इनका उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करना, उत्पादन क्षमता बढ़ाना तथा व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी बनाना है। नवाचार से नए उद्योगों का विकास होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा आर्थिक प्रगति को गति मिलती है। फिर है, प्रौद्योगिकीय नवाचार का महत्व क्या है। अब इसके महत्व को बताना है। नए उत्पादों एवं सेवाओं का विकास होता है, उत्पादन लागत में कमी आती है, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है, ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ती है, व्यवसाय की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होती है और नए बाजार एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। उदाहरण देखेंगे, डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI ने नगद लेन देन की आवश्यकता कम कर दी तथा व्यापार को सरल बनाया। फिर है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी की प्रक्रिया को आसान बनाया और छोटे व्यापारियों को नया बाजार उपलब्ध कराया। फिर है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन ने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ऑटोमोबाइल उद्योग में नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। फिर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ग्राहक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा उद्योगों में दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब है व्यावसायिक अवसर में देखेंगे, नए स्टार्टअप एवं उद्यम स्थापित करना होता है, नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान होता है, नवाचार में निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष में देखेंगे कि प्रौद्योगिकीय नवाचार आधुनिक व्यवसाय की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। नई तकनीकों, उत्पादों एवं सेवाओं के विकास से व्यवसायियों का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है, ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलती है तथा देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। नवाचार की प्रक्रिया में कौन कौन चरण शामिल है, उन्हें संक्षेप में चर्चा कीजिए। लिखेंगे, नवाचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नए विचारों, उत्पादों, सेवाओं तथा कार्य पद्धतियों का विकास करके उन्हें व्यवहार में लाया जाता है। यह
किसी भी व्यवसाय की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दीर्घकालीन सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। फिर ये नवाचार प्रक्रिया का प्रमुख चरण, विचार उत्पन्न करना। विचार उत्पन्न करना में आता है नए विचारों की खोज की जाती है। विचार कर्मचारियों, ग्राहकों, बाजार, अनुशासन तथा नई तकनीक से प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा है विचारों का मूल्यांकन करना। प्राप्त विचारों की उपयोगिता और व्यवहार्यता का परीक्षण किया जाता है। अनुपयोगी विचारों को अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अवधारणा का विकास। अवधारणा के विकास में देखेंगे चुने गए विचारों को स्पष्ट रूप से देकर उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। संभावित ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। फिर है व्यवहार्यता विश्लेषण। व्यवहार्यता विश्लेषण में देखेंगे तकनीकी, वित्त और विपणन दृष्टि से परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है। लागत, लाभ और जोखिम का आकलन किया जाता है। फिर है उत्पादन सेवा का विकास। उत्पादन सेवा के विकास में देखेंगे उत्पादन या सेवा का वास्तविक निर्माण किया जाता है। दूसरा, आवश्यक परीक्षण और सुधार किए जाते हैं। परीक्षण विपणन में देखेंगे सीमित बाजार में उत्पाद का परीक्षण किया जाता है। ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त कर आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। फिर है व्यावसायिकीकरण। व्यावसायिकीकरण में है उत्पाद या सेवा को बड़े स्तर पर बाजार में लॉन्च किया जाता है। उत्पादन, वितरण और प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जाती है। फिर नवाचार का महत्व। नवाचार के क्या महत्व है? नए व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होते हैं, ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ती है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है, उत्पादकता और लाभ में वृद्धि होती है, संगठन का दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित होता है। निष्कर्ष। अब इसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं? नवाचार एक सतत प्रक्रिया है जो किसी भी व्यवसाय की सफलता और विकास का आधार है। नवाचार उत्पन्न करने से लेकर व्यवसायीकरण तक प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण होता है। प्रभावी नवाचार प्रक्रिया अपनाकर संगठन बदलते बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक व्यक्ति कंपनी से आप क्या समझते हैं? एक व्यक्ति कंपनी से आप क्या समझते हैं? यानी वन पर्सनल कंपनी OPC। फिर है एक व्यक्ति कंपनी यानी OPC को उपलब्ध छूटों का वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में लिखेंगे एक व्यक्ति कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित एक ऐसी कंपनी है जिसका गठन केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। यह एक पृथक कानूनी इकाई होती है तथा इसके सदस्य का दायित्व सीमित होता है। इसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को कंपनी के रूप में व्यवसाय करने का अवसर प्रदान करना है। फिर OPC की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? यानी एक व्यक्ति कंपनी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? केवल एक सदस्य द्वारा स्थापित की जाती है। इसका अलग कानूनी अस्तित्व होता है। सदस्य का दायित्व सीमित होता है। कंपनी का स्थायी उत्तराधिकारी होता है। एक नामांकित व्यक्ति नियुक्ति
करना आवश्यक होता है। एक नामांकित व्यक्ति नियुक्त करना आवश्यक होता है। फिर एक व्यक्ति कंपनी को उपलब्ध प्रमुख छूटें क्या क्या हैं? वार्षिक आम सभा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक निर्देशक से भी कंपनी का संचालन किया जा सकता है। बोर्ड बैठक संबंधी नियमों में छूट प्राप्त होती है। निर्णयों को बैठक के स्थान पर लिखित संकल्प द्वारा भी पारित किया जा सकता है। अनुपालन संबंधी औपचारिकताएं अपेक्षाकृत सरल होती है। वित्तीय विवरणों एवं रिपोर्टिंग में कुछ विशेष छूट प्रदान की जाती है। छोटे व्यवसायियों के लिए कंपनी संचालन की प्रक्रिया आसान होती है। अब है ओपीसी के लाभ, यानी एक व्यक्ति कंपनी के लाभ क्या क्या हैं उसके बारे में देखना है। सीमित दायित्व की सुविधा, व्यवसाय की विश्वसनीयता बढ़ती है। पूंजी जुटाने में सुविधा होती है। व्यवसाय का नियंत्रण अस्तित्व बना रहता है। कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। निष्कर्ष, अब एक व्यक्ति कंपनी के क्या निष्कर्ष हैं? एक व्यक्ति कंपनी छोटे उद्यमों के लिए एक उपयुक्त व्यवसायिक स्वरूप है। यह एकल स्वामित्व की सरलता तथा कंपनी की कानूनी सुरक्षा दोनों प्रदान करती है। सरकार द्वारा दी गई विभिन्न छूटें के कारण यह नए उद्यमियों के लिए अत्यंत उपयोगी विकल्प बनी हुई है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सहकारी संगठन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सहकारी संगठन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका वर्णन करना है। सहकारी संगठन व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका उद्देश्य सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा करना है तथा पारस्परिक सहयोग के आधार पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसका संचालन एक सबके लिए और सब एक के लिए के सिद्धांत पर किया जाता है। इसका संचालन जो है एक सबके लिए और सब एक के लिए सिद्धांत पे किया जाता है। सहकारी संगठन की प्रमुख विशेषताएं, सहकारी संगठन की विशेषता क्या क्या है उसके बारे में देखना है। स्वैच्छिक सदस्यता, कोई भी योग्य व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्य बन सकता है तथा संगठन छोड़ भी सकता है। फिर है लोकतांत्रिक प्रबंधन, प्रत्येक सदस्य को एक सदस्य या एक मत का अधिकार प्राप्त होता है। फिर सेवा का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सदस्यों की सेवा करनी होती है। फिर पृथक कानून अस्तित्व, इसमें सहकारी संस्था का अपने सदस्यों से अलग कानून अस्तित्व होता है। फिर सीमित दायित्व, सदस्यों की दायित्व उनके अंशदान तक सीमित रहती है। अगला है समानता का सिद्धांत, सभी सदस्यों को समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त होते हैं। फिर लाभ का वितरण, लाभ के वितरण में सदस्यों के लेन देन या नियमों के अनुसार किया जाता है। फिर सरकारी नियंत्रण एवं पंजीकरण, इसमें सरकारी संस्था का पंजीकरण सहकारी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है तथा उस पर सरकारी निगरानी रहती है। अब सहकारी संगठन के लाभ, सहकारी संगठन के क्या क्या लाभ हैं वो बताना है। छोटे उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को सहायता मिलती है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। शोषण की संभावना कम होती है। सहयोग एवं आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। निष्कर्ष,
सहकारी सहयोग संगठन के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? सहकारी संगठन पारस्परिक सहयोग, समानता और सेवा के सिद्धांत पर आधारित एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक संगठन है। यह सदस्यों के हितों की रक्षा करते हुए आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट है नेतृत्व क्या है? नेतृत्व की विभिन्न शैलियों को उदाहरण सहित समझाइए। अब हम लोग को बताना है कि नेतृत्व है क्या और नेतृत्व के शैलियों का उदाहरण सहित समझाना है। इसके उत्तर में देखेंगे, नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों को किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित, निर्देशित एवं प्रभावित करता है। एक प्रभावी नेता अपने अनुयायियों में उत्साह, विश्वास और सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। फिर नेतृत्व की प्रमुख शैलियाँ। नेतृत्व की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन है? निरंकुश नेतृत्व, सभी निर्णय नेता स्वयं लेता है, जैसे सेना में कमांडिंग का अधिकार। फिर है लोकतांत्रिक नेतृत्व, निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी होती है, जैसे आधुनिक निजी कंपनियां। स्वतंत्र नेतृत्व में कर्मचारियों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, जैसे अनुसंधान एवं विकास विभाग। फिर है परिवर्तनकारी नेतृत्व में नेता कर्मचारियों को नवाचार और परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, जैसे नई तकनीक अपनाने वाली कंपनियां। फिर व्यवहारिक नेतृत्व में कार्य के आधार पर पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था होती है, जैसे अच्छे नेता के गुण। अच्छे नेता के क्या क्या गुण हैं? अच्छे नेता के में क्या क्या होना चाहिए? अच्छे नेता में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, प्रभावी संचार क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास, प्रेरित करने की क्षमता इत्यादि होना चाहिए। निष्कर्ष। अब इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? नेतृत्व किसी भी संगठन की सफलता का आधार है। उचित नेतृत्व शैली अपनाकर संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की परिभाषा दीजिए। संचार की क्या परिभाषा है बताना है। संचार प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या कीजिए तथा संचार को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है ये बताना है। उत्तर में देखेंगे, संचार यानी कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं, भावनाओं एवं तथ्यों का आदान प्रदान किया जाता है। संचार प्रक्रिया के चरण। अब संचार प्रक्रिया के क्या क्या चरण हैं उसको देखेंगे। प्रेषक में आता है संदेश तैयार करता है। फिर दूसरा संदेश में मतलब होता है भेजी जाने वाली सूचना। फिर है संकेतीकरण होता है संदेश को उपयुक्त रूप देना। फिर माध्यम, संदेश भेजने का साधन। प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्त करता है। संकेतीकरण का विश्लेषण, संदेश का अर्थ समझना। प्रतिपुष्टि, प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया। अब संचार को प्रभावी बनाने के उपाय। संचार को प्रभावी बनाने के क्या क्या उपाय हैं? स्पष्ट एवं सरल भाषा का प्रयोग, उचित माध्यम का चयन, समय पर सूचना देना, सक्रिय रूप से सुनना, प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, अनावश्यक बाधाओं को दूर करना। महत्व। अब संचार के क्या क्या महत्व है? समन्वय में वृद्धि होती है, निर्णय लेने में सहायता होती है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, संगठन की कार्य क्षमता बढ़ती है। निष्कर्ष। अब संचार से क्या निष्कर्ष निकला?
प्रभावी संचार संगठन की सफलता का आधार है। स्पष्ट, समयबद्ध और दो तरफा संचार से संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन की परिभाषा दीजिए तथा विभिन्न विपणन अवधारणाओं को उदाहरण सहित समझाइए। अब विपणन क्या है उसकी परिभाषा देना है और उसको उदाहरण सहित समझाना है। उत्तर में लिखेंगे, विपणन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पहचान कर उन्हें संतुष्ट करने हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण, मूल्य निर्धारण, वितरण तथा प्रचार किया जाता है। विपणन की प्रमुख अवधारणाएं। विपणन की प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी है? पहला है उत्पादन अवधारणा। इसमें अधिक उत्पादन और कम लागत पर बल दिया जाता है, जैसे सस्ती उपभोक्ता वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन। दूसरा है उत्पादन अवधारणा। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पर ध्यान दिया जाता है, जैसे प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद इत्यादि। विक्रय अवधारणा। विक्रय अवधारणा में अधिक बिक्री हेतु प्रचार और विज्ञापन पर जोर दिया जाता है, जैसे बीमा एवं रियल एस्टेट। फिर है विपणन अवधारणा। इसमें ग्राहक संतुष्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, जैसे ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उत्पाद तैयार करना। फिर है सामाजिक विपणन अवधारणा। ग्राहक संतुष्टि के साथ समाज और पर्यावरण के हितों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद। निष्कर्ष। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? विपणन केवल वस्तुओं की बिक्री नहीं बल्कि ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया है। आधुनिक व्यवसाय में ग्राहक केंद्रित विपणन सबसे प्रभावी अवधारणा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्पाद जीवन चक्र क्या है? इसके विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। अब हम उत्पाद जीवन चक्र के बारे में देखेंगे। उत्पाद जीवन चक्र से तात्पर्य उस अवधि से है जो किसी उत्पाद के बाजार में आने से लेकर उसके समाप्त होने तक रहती है। प्रत्येक उत्पाद अपने जीवन काल में विभिन्न चरणों से गुजरता है। अब उत्पाद जीवन चक्र के प्रमुख चरण देखना है। उत्पाद जीवन चक्र के प्रमुख चरण। पहला है परिचय चरण। उत्पाद पहली बार बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री कम तथा प्रचार प्रसार पर अधिक खर्च होता है। फिर है विकास चरण। विकास चरण में बिक्री और लाभ तेजी से बढ़ते हैं। ग्राहक उत्पाद को स्वीकार करने लगते हैं। फिर है परिपक्वता चरण। परिपक्वता चरण में बिक्री अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। फिर है अवनति चरण। अवनति चरण में बिक्री और लाभ में कमी आने लगती है, उत्पाद की मांग घट जाती है। महत्व। इनके महत्व क्या है? विपणन रणनीति बनाने में सहायता मिलती है। उत्पाद के भविष्य का अनुमान लगाने में मदद मिलता है। लाभ बढ़ाने के लिए उचित निर्णय लेने में सहायक होते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलता है? उत्पाद जीवन चक्र को समझकर व्यवसाय सही समय पर उचित विपणन रणनीति अपनाकर अपने उत्पाद की सफलता सुनिश्चित कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श रूप से व्यवसायिक निर्णय वस्तुनिष्ठ तथ्यों के विश्लेषण एवं तकनीकी उपकरणों की सहायता पर आधारित होते हैं। टिप्पणी कीजिए।
इसके उत्तर में लिखेंगे व्यावसायिक निर्णय किसी भी संगठन की सफलता का आधार होते हैं। प्रभावी निर्णय केवल अनुमान या व्यक्तित्व अनुभव पर नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ तथ्यों तथा वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ निर्णयों का महत्व। वस्तुनिष्ठ निर्णयों के क्या महत्व है? सही एवं तर्कसंगत निर्णय लेने में सहायता, जोखिम और अनिश्चितता में कमी, संसाधनों का बेहतर प्रयोग, लाभ एवं उत्पादकता में वृद्धि। अब है तकनीकी उपकरणों का उपयोग। तकनीकी उपकरण के क्या क्या उपयोग हैं? प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी MSI, निर्णय समर्थन प्रणाली DSS, डाटा विश्लेषण, बाजार अनुसंधान, लागत लाभ विश्लेषण। निष्कर्ष में निकल जाएगा वस्तुनिष्ठ तथ्यों एवं तकनीकी उपकरणों पर आधारित निर्णय अधिक प्रभावी, विश्वसनीय और लाभदायक होते हैं। आधुनिक व्यवसाय में डेटा आधारित निर्णयों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन प्रबंधन में बाजार अनुसंधान एवं विपणन अनुसंधान की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। विपणन प्रबंधन में बाजार अनुसंधान और विपणन अनुसंधान की भूमिका क्या है उस पर टिप्पणी लिखना है। बाजार अनुसंधान एवं विपणन अनुसंधान व्यवसाय को ग्राहक की आवश्यकताओं, प्रतिस्पर्धा और बाजार की परिस्थितियों को समझने में सहायता करते हैं। बाजार अनुसंधान की भूमिका। बाजार अनुसंधान की क्या भूमिका है? ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाना, बाजार की मांग का अध्ययन, प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण, नए बाजारों की पहचान। विपणन अनुसंधान की भूमिका। अब इनकी भूमिका क्या है? उत्पाद विकास में सहायता, मूल्य निर्धारण में सहायता, विज्ञापन एवं प्रचार की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, ग्राहक संतुष्टि का अध्ययन। महत्व। अब इनके महत्व को देखेंगे। सही विपणन रणनीति बनाने में सहायता, जोखिम कम होता है, बिक्री एवं लाभ में वृद्धि होती है। निष्कर्ष। बाजार अनुसंधान एवं विपणन अनुसंधान आधुनिक व्यवसाय की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। बाजार अनुसंधान और विपणन अनुसंधान जो है आधुनिक व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनके माध्यम से संगठन ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेते हैं। इसके माध्यम से संगठन जो है ग्राहक की आवश्यकताओं को देख के निर्णय लेते हैं। बिक्री विपणन तथा उत्पादन प्रयासों की सफलता का सूचकांक है। टिप्पणी लिखिए। बिक्री विपणन तथा उत्पादन प्रयासों की सफलता का सूचकांक है। इस पर टिप्पणी लिखना है। बिक्री किसी भी व्यवसाय की सफलता का महत्वपूर्ण मापदंड है। यदि उत्पादन और विपणन की गतिविधियां प्रभावी हो तो बिक्री में वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि बिक्री विपणन तथा उत्पादन प्रयासों की सफलता का सूचकांक है। बिक्री का महत्व। बिक्री के क्या महत्व है? व्यवसाय की आय का प्रमुख स्रोत होता है। उत्पादन की सफलता का संकेत होता है। विपणन रणनीति की प्रभावशीलता का प्रमाण होता है। ग्राहक संतुष्टि का संकेत होता है। बिक्री बढ़ाने के उपाय। बिक्री बढ़ाने के क्या क्या उपाय हैं? गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, उचित मूल्य निर्धारण, प्रभावी विज्ञापन, बेहतर ग्राहक सेवा, मजबूत वितरण व्यवस्था। निष्कर्ष। अब इससे निष्कर्ष क्या निकले? उचित बिक्री यह दर्शाती है कि उत्पादन, विपणन एवं
ग्राहक सेवा प्रभावी है, इसलिए बिक्री व्यवसाय की सफलता का प्रमुख सूचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स एवं एम कॉमर्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ई कॉमर्स क्या है और एम कॉमर्स क्या है, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। उत्तर में लिखेंगे, ई कॉमर्स एवं एम कॉमर्स दोनों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय से संबंधित हैं, लेकिन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। अब देखेंगे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में अंतर में सबसे पहले देखेंगे माध्यम में ई कॉमर्स कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग होता है, जबकि एम कॉमर्स मोबाइल और फ़ोन या टैबलेट के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। उपयोग में देखेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से उपयोग किया जाता है, जबकि एम कॉमर्स मोबाइल ऐप या मोबाइल वेबसाइट के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं। सुविधा, ई कॉमर्स निश्चित स्थान पर अधिक उपयोगी होता है, जबकि एम कॉमर्स कहीं भी और कभी भी उपयोगी होता है। ई कॉमर्स की गति अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि एम कॉमर्स की गति अपेक्षाकृत सुविधाजनक एवं तेज होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदारी की जाती है, जबकि एम कॉमर्स मोबाइल ऐप से खरीदारी एवं भुगतान किया जाता है। महत्व, अब ई कॉमर्स एम कॉमर्स के महत्व क्या हैं? समय एवं लागत की बचत होती है, वैश्विक बाजार तक पहुंच होती है, ग्राहकों को अधिक सुविधा प्राप्त होती है। निष्कर्ष देखेंगे, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स से क्या निष्कर्ष निकलता है। एम कॉमर्स जो है ई कॉमर्स का उन्नत रूप है। स्मार्टफोन के बढ़ते प्रयोग के कारण वर्तमान समय में एम कॉमर्स का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है, इसके अंतर को स्पष्ट करना है। औपचारिक संगठन वह संगठन है जो निर्धारित नियमों में एवं संचालन के अनुसार स्थापित किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन कर्मचारियों के आपसी संबंधों एवं सामाजिक संपर्क के आधार पर स्वतः विकसित होते हैं। औपचारिक संगठन जो है वह संगठन है जो निर्धारित नियमों एवं संरचना के अनुसार स्थापित किए जाते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन कर्मचारियों के आपसी संबंध एवं सामाजिक संपर्क के आधार पर स्वतः विकसित होते हैं। अब अंतर देखना है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। गठन, औपचारिक संगठन का गठन प्रबंधन द्वारा होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का गठन स्वतः विकसित होते हैं। औपचारिक संगठन का उद्देश्य संगठन के लक्ष्य प्राप्त करना होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य सामाजिक संबंध विकसित करना होता है। औपचारिक संगठन की संरचना निश्चित एवं लिखित होती है, जबकि अनौपचारिक संगठन की संरचना लचीली और अनौपचारिक होती है। औपचारिक संगठन का अधिकार पद के आधार पर होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का अधिकार व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर होता है। औपचारिक संगठन नियंत्रण नियमों के द्वारा होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में सामाजिक संबंधों के द्वारा नियंत्रण होता है। अब दोनों का निष्कर्ष क्या निकलता है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के निष्कर्ष। दोनों प्रकार के संगठन एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों प्रकार के संगठन क्या है, एक दूसरे के पूरक है। औपचारिक संगठन कार्य कुशलता बढ़ाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन कर्मचारियों के बीच सहयोग एवं विश्वास को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर एवं वरीयता शेयर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर क्या है, उनके बीच में हमको अंतर स्पष्ट करना है। इक्विटी शेयर कंपनी के वास्तविक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इक्विटी शेयर जो है कंपनी के
स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वरीयता शेयर ग्राहकों को लाभांश एवं पूंजी वापसी में प्राथमिकता प्रदान करते हैं। इक्विटी शेयर जो है कंपनी के वास्तविक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वरीयता शेयर ग्राहकों को लाभांश एवं पूंजी वापस में प्राथमिकता प्रदान करते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर में अंतर क्या है? पहले देखेंगे स्वामित्व। इक्विटी शेयर में स्वामित्व वास्तविक स्वामी होता है, जबकि वरीयता शेयर में सीमित अधिकार होते हैं। इक्विटी शेयर का लाभ निश्चित नहीं होता, जबकि वरीयता शेयर का लाभ निश्चित होता है। इक्विटी शेयर का मतदान अधिक प्राप्त होते हैं, जबकि वरीयता शेयर में सामान्यता नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर में जोखिम अधिक होता है, जबकि वरीयता शेयर में जोखिम कम होता है। इक्विटी शेयर में पूंजी वापसी सबसे अंत में होती है और वरीयता शेयर में पूंजी वापसी इक्विटी शेयर से पहले होती है। निष्कर्ष क्या निकला? इक्विटी शेयर अधिक जोखिम एवं अधिक लाभ की संभावना प्रदान करते हैं, जबकि वरीयता शेयर निश्चित आय और अपेक्षाकृत अधिक सुविधा उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंचाइजिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्रेंचाइजिंग क्या है, उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। लिखेंगे कि फ्रेंचाइजिंग एक ऐसी व्यावसायिक व्यवस्था है जिसमें एक कंपनी अपने व्यापार का नाम, ट्रेडमार्क, तकनीक तथा व्यवसाय संरचना की पद्धति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को निर्धारित शुल्क और शर्तों के आधार पर उपयोग करने का अधिकार देती है। फ्रेंचाइजिंग जो है एक ऐसी व्यावसायिक व्यवस्था है जिसमें एक कंपनी अपने व्यापार का नाम, ट्रेडमार्क, तकनीक तथा व्यवसाय संचालन की पद्धति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को निर्धारित शुल्क पर एवं शर्तों के आधार पर उपयोग करने का अधिकार देती है। देखेंगे फ्रेंचाइजिंग की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। स्थापित ब्रांड का उपयोग करने का अधिकार मिलता है। फ्रेंचाइजिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करता है। व्यवसाय संचालन में प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। गुणवत्ता एवं मानकों का पालन अनिवार्य होता है। लाभ में देखेंगे कम जोखिम के साथ व्यवसाय शुरू किया जाता है। प्रसिद्ध ब्रांड का लाभ मिलता है। विपणन एवं प्रबंधन में सहायता मिलती है। ग्राहकों का विश्वास आसानी से प्राप्त होता है। अब इनके कुछ हानियाँ भी है। फ्रेंचाइजिंग की कुछ हानियाँ हैं। स्वतंत्र निर्णय लेने की सीमित स्वतंत्रता होती है। फ्रेंचाइजिंग के नियमों का पालन करना पड़ता है। नियमित शुल्क और रॉयल्टी देनी पड़ती है। निष्कर्ष। अब इसके निष्कर्ष क्या निकले? फ्रेंचाइजिंग कम जोखिम के साथ व्यवसाय शुरू करने का प्रभावी माध्यम है। यह उद्यमियों को स्थापित ब्रांड और प्रबंधन सहायता प्रदान करता है। फ्रेंचाइजिंग जो है कम जोखिम के साथ व्यवसाय शुरू करने का प्रभावी माध्यम है। यह उद्यमों को स्थापित ब्रांड और प्रबंधन सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन पेशेवरों के कौशल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव संसाधन पेशेवरों के कौशल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। लिखेंगे मानव संसाधन पेशेवर किसी भी संगठन के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, विकास, प्रेरणा एवं प्रदर्शन प्रबंधन का कार्य करते हैं। मानव संसाधन जो है पेशेवर किसी भी संगठन के कर्मचारी की भर्ती, प्रशिक्षण, विकास, प्रेरणा और प्रदर्शन प्रबंधन का कार्य करते हैं। प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल आवश्यक होते हैं। प्रमुख कौशल में आ जाएगा प्रभावी संचार कौशल। प्रभावी संचार में हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल, नेतृत्व क्षमता,
फिर निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान कौशल, समय प्रबंधन, टीम निर्माण एवं समन्वय, तकनीकी एवं डिजिटली ज्ञान, कर्मचारियों को प्रेरित करने की क्षमता। महत्व, अब इसके महत्व क्या क्या है? संगठन में सकारात्मक कार्य वातावरण बनाता है, कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ती है, संगठनात्मक। हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे हम अपने वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।